वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं भी गया था वर्ग 2 गणित विषय का पेपर देने, और पहली शिफ्ट में था तो उसका एक जो डर बना रहता है वो अलग ही लेवल का था। हर एक अभ्यर्थी को फेस करना पड़ता है। कैसा पेपर गया, क्या गया, अभी टाइम भी क्या हुआ है, 6:15 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ से घर से लगभग 11 किलोमीटर दूर सेंटर मिला था, पास ही मिल गया था। ये सौभाग्य की बात है। हालांकि मैं नरसिंहपुर से यहाँ पे आया हूँ, 150 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पर भी अपना घर है, लेकिन मैं सफ़र करके ही आपकी तरह यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो कैसा एग्ज़ाम गया मेरा, क्या स्कोर रहा, उस पर बात करेंगे। उससे बहुत बड़ी चीज़ है पेपर का लेवल क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल्स क्या आ रहे हैं, साइंस, सब कुछ बात करेंगे। यूनिट वाइज मैंने सोचा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ में रिव्यू सामने रख रहा हूँ, एक अनुभव साझा कर रहा हूँ। यह अनुभव मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे जाके आपको सहायता करेगा। यदि आपके पास 8 घंटे का समय भी है ना तैयारी करने के लिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें ये चीज़ है कि शायद आपकी वजह से मुझे नुकसान हो जाए कि मैंने रिव्यू दे दिया, और बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे भी कि आपने रिव्यू क्यों दिया। इससे अपनी शिफ्ट वालों को नुकसान हो जाएगा, गाली भी बक सकते हैं, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने वर्ग 3 के टाइम पे भी यही किया था, और अब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं अपना रिव्यू जो ईमानदारी के साथ रख सकता हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे याद भी रह गए हैं, वो भी आपको बताऊँगा। चलिए एक एक करके मैं पूरे ईमानदारी के साथ में चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप आने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। मैं एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ, हम यदि दूसरों की मदद करेंगे ना तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगा। बस इसी सिद्धांत में मैं चल रहा हूँ। इकाई एक नहीं, मैं बात करता हूँ उल्टा चलता हूँ, थोड़ा सा उल्टा चला जाए। पहली बात, कुछ बेसिक बात, 50% मैथ आई, 50% आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आई। 50% फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ये मान के चलिएगा कि केमिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली थी, पैरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। मैं आऊँगा यूनिट वाइज भी बात करूँगा कहाँ पे कितना क्या आया था। मैं यूनिट 10 से बात करता हूँ। यूनिट 10 का जहाँ तक मुझे याद है एक क्वेश्चन देखने को मिले था, जो कि था एक टॉपिक है दिक ऑफ कलर्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंग्लिश में बोलते हैं। उससे एक प्रश्न आया हुआ था, वो निकालना था। तो लेकिन अंडर रूट में आंसर वगैरह था, बाद में उसको रेसिप्रोकल वगैरह भी उसका करना था रूट वाले का, तो हो गया था वो वाला, टाइम लिया था उसने। यूनिट 10 से मुझे एक देखने को मिला था जो अभी याद आ पा रहा है, और मैंने आपको बता दिया दिक ऑफ कलर्स का प्रश्न था, बन गया था वो वाला। यूनिट 9 में सीमा के प्रश्न, जो लिमिट है ना, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हुए थे, वो बन गए थे। एनसीईआरटी से तो थोड़े से ऊपर के लेवल के थे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बेसिक दिया हुआ था, उससे थोड़े से ऊपर थे। और एनसीईआरटी लेवल का पेपर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल के थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप मैथ में लगभग आप 10 क्वेश्चंस आप टफ लेवल के कह सकते हो। 40 क्वेश्चंस ही थे, उनमें से 40 में से भी 20 इजी कह लो आप, 20 आप मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह लो, और बाकी के जो 10 बचे वो टफ लेवल के ही थे। वो टाइम ले रहे थे, परेशान कर रहे थे वो वाले प्रश्न, तो उनमें समय बर्बाद नहीं किया था, छोड़ा था उनको। अब देखो यूनिट नंबर 9 में से मैंने सीमा का बता दिया, आप सीमा पढ़ के जाइए। सांतत्य अवकलनीयता का एक नहीं मिला, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक नहीं मिला। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी शायद नहीं था। समाकलन का प्रश्न था, एक लिमिट वाला था, 0 to π/4 दिया गया था। log 1 + 10x था, इसका मान पूछा था, जहाँ तक यही प्रश्न है। और इसमें समाकलन में 2 प्रश्न आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन से, अवकल समीकरण के 2 प्रश्न थे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ना, IF निकालते हैं, उसके बाद जो समीकरण बनता है उस समीकरण पर आधारित, केवल IF नहीं, IF के बाद जो प्रोसेस होती है, शायद एक प्रश्न था या 2 थे, मुझे याद नहीं, लेकिन आया था। और एक आया था जो दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, जो आपने देखा हो सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन वाली मेथड का एक प्रश्न था, चरों का पृथक्करण, ऐसा क्वेश्चन था शायद 1 - x dy/dx बराबर में शायद y² था, जहाँ तक यही था शायद क्वेश्चन। मैं 100% तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यही था जहाँ तक। एक प्रश्न ये था, तो 3-4 क्वेश्चन ही हमें यूनिट 9 से देखने को मिले। यूनिट 8 का एक प्रश्न था, मुझे याद रह गया, कि एक 3 अंकों वाली संख्या है, उससे 5 से विभाजित होने की कुछ प्रायिकता बतानी थी। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा घुमावदार, मुझे थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का लगा था, पता नहीं सही गया है कि नहीं गया। एक ये वाला आया था, सांख्यिकी का एक था, वो कंफ्यूज कर रहा था।
मतलब बेसिक सांख्यिकी का नहीं था, वो अच्छा था, माध्य का ही था, लेकिन माध्य को भी दूसरे माध्य से कंपेयर किया गया था। और इस वाले चैप्टर शायद एक और आया था माध्य वाला भी। यूनिट 7 के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पर। 2D से भी देखने को मिले थे। एक प्रश्न था शायद कि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का 7 गुना बराबर है 7 पदों का 7 गुना बराबर है किसी अन्य समांतर श्रेणी के 11वें पद के 11 गुना के बराबर, ऐसा आया था। उसमें 18वां पद पूछा था। NCERT का प्रश्न, तो ये तो हो गया था, दिक्कत नहीं आई थी। और 3D से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। और एक और जो मुझे याद आ पा रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने वाला 2D का भी आया था, उसमें आपको दिया गया था, 2D से भी निकालने का आया था। और एक वेक्टर वाला भी आया हुआ, जो मॉड में A क्रॉस B करते हैं, वो वाला भी आया हुआ था। और इसमें कुछ क्वेश्चंस और थे, याद नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन था, मतलब वो बहुत ट्रिकी था। यदि किसी ने NCERT की मिसलिनियस एक्सरसाइज नहीं करी हुई होगी तो वो नहीं बनेगा। फिर हमने अभी हाल ही में उस मिसलिनियस को भी देख लिया था, तो वो वाला बन गया था। विद इन शायद 30 सेकंड मैंने आंसर कर दिया था उसका। 30 सेकंड भी नहीं, और भी कम टाइम लगा था। लेकिन NCERT में लैंग्वेज कुछ थी, वो परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन रहता है, दो को परपेंडिकुलर कर दिया था उसने। तो था NCERT का, बट उसको भी घुमा के पूछा था उन्होंने। बट यदि किसी ने समझदारी के साथ समझ के करा होगा तो वो बना होगा। अब देखो भाई, इसमें से मुझे ये याद है, ये आया था यूनिट 6 कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहाँ तक मुझे देखने को नहीं मिला। क्वाड्रेटिक, हाँ, GP का एक प्रश्न था कि साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा GP में दिए गए हैं। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा प्लस 6 साइन 6 थीटा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, GP का था। ये पता नहीं सही गया कि नहीं गया, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था इसमें, बहुत अलग लेवल का प्रश्न था। ये वाला हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री उतनी तो देखने को नहीं मिली जितनी हमने सोचा था, लेकिन अच्छा था इसमें भी। यूनिट नंबर 4 हेरोन का फॉर्मूला, NCERT का शायद पता नहीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दिया था, एक दे दिया था उन्होंने। चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला हेरोन पे आधारित ऐसे क्वेश्चंस आए थे, शायद 1 या 2 आए थे, जो विदाउट हेरोन किए ही नहीं जा सकते थे। तो अभी थोड़ा सा बाहर कुछ ट्रॉली वगैरह, डंपर खाली हो रहा था तो आवाज़ आने लगी थी। हेरोन का आया था, जो मैं आपको बताया ना, समांतर चतुर्भुज का, यहाँ से भी आया था। 2 ट्रायंगल के द्वारा निकाला था। टाइम टेकिंग था, टाइम लिया, पता नहीं सही गया कि नहीं। उसमें अंडर रूट में वैल्यू फंस रही थी, मैंने ये ऑब्जर्व करा उस क्वेश्चन में। और इस इकाई 4 में से बाकी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन क्वेश्चंस बनने लायक थे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी ट्रिकी थे। लगभग मैथ में 10 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो सोच से परे गए थे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक याद आ गया, क्वेश्चन ही याद है मुझे, पूरा याद है। उसमें था साइन x प्लस साइन y बराबर a और cos x प्लस cos y बराबर b। तो साइन ब्रैकेट में x प्लस y का मान बताइए। ऑप्शन था 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक था 2ab बटे 2ab था शायद, एक था a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ था। मैंने क्वेश्चन सही बोला, ऑप्शन मैंने एक पहला वाला सही बोला, बाकी का मुझे याद नहीं मैंने सही ऑप्शंस, लेकिन क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट सही बोला कि साइन x प्लस y, साइन ब्रैकेट में x प्लस y की वैल्यू पूछा था। तो वो टाइम लिया था, बहुत कंफ्यूज करा था। और एक और क्वेश्चन आया था, शायद ट्रिग्नोमेट्री का था, शायद इनवर्स का था शायद, या ट्रिग्नोमेट्री का, -π/2 से π/2 रेंज दी हुई थी उन्होंने। तो वो क्वेश्चंस भी नहीं बना। उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी थी, 5a cos a प्लस 6b साइन b बराबर कुछ वैल्यू दी हुई थी। तो थोड़ा क्वेश्चन भी लेंदी था, उसने कंफ्यूज किया था बहुत। कुछ क्वेश्चंस आए थे जो बहुत टफ थे सच में, मतलब उनको आप करने बैठ जाओ तो आपका टाइम बर्बाद कर दे। लगभग ऐसे 10 क्वेश्चंस थे मैथ में जो बनने ही नहीं थे। लगभग मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही रेयर कंडीशन है किसी अभ्यर्थी से बन जाएं, तो बहुत ज़्यादा किसी ने अभ्यास किया हुआ हो तो ही कर पाता वो 10 क्वेश्चंस। तो आप टफ मान के चलिएगा, मैथ के 50 में से लगभग 50-50 का ही रेशो रहा था। अब इकाई 2 बहुपद की बात करें तो बहुपद का प्रश्न हमें देखने को मिला था। एक प्रश्न था x की पावर 4 प्लस a x की पावर 3 प्लस b x स्क्वायर प्लस c प्लस 5 बराबर कुछ था। और इसमें बोला था कि इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 7x माइनस 5 आ रहा है। तो a और b के मान बताइए, पॉलिनोमियल के a और b के मान बताने थे इसमें।
तो मैंने तो छोड़ दिया था, लास्ट में मैंने करा बाय ऑप्शन करा और मेरा आंसर एग्जैक्ट पहले ऑप्शन में देखने को मिल गया था, लेकिन 2 मिनट तब भी खा गया था क्योंकि फिर डिवाइड कर रहा था मैं इसको उससे। फिर मैंने चेक करा कि मेरा रिमाइंडर ए और बी की वैल्यू पे फंस रहा है या नहीं फंस रहा, और आ गया था वो वाला, नहीं तो मैं दूसरे ऑप्शन पे जाता। ये आया अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन भाई ये पॉलिनोमियल का, शायद पॉलिनोमियल का एक और दो हाँ एक था अपना सरल सा प्रश्न बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा भी लगे। एक था 2 आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी, रैखिक समीकरण दिए थे, बोला था कि समांतर प्रतिच्छेद करती हैं क्या है, वो A1/A2 वाले फॉर्मूला से आप बता सकते थे। ये आया था और यूनिट 1 से भी आया, हर यूनिट को कवर किया है भाई, एक बात तो है। यूक्लिड डिवीजन लेम्बा का शायद था A इज ग्रेटर देन टू B वाला, ऐसा कुछ था, पता नहीं इसका ही था। और दशमलव प्रसार के प्रश्न भी थे 2 के या 3, रेशनल नंबर का भी था, वो था प्रश्न था। 1-2 प्रश्न यहाँ से यूनिट 1 से लैंग्वेज वाले प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा था कि यदि ऐसा हो, एक 7/12 की परिमेय संख्या दी गई हो, तो एक बहुत हिंदी में बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए थे, वैसा भी था। लेकिन किसी ने बेसिक करा होगा अच्छे से, NCERT की 9th NCERT करी हुई, मतलब 9th की NCERT से आया था यूनिट नंबर 1 के बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले, 9th और 10th क्लास, 10th वाले में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। तो ये बता दिया, थोड़ा सा वीडियो लेंथी आया तो क्षमा चाहूँगा, आप 2x की स्पीड में देख लो भाई। यूनिट 11 की बात करें, मूल मात्रक, हाँ विमीय सूत्र पूछे थे, एक ऊष्मा चालकता का पूछा था, याद है मुझे, और एक और 2 पूछे थे कोई सा, एक पूछा था विभवांतर का, वो कार्य बटे आवेश करके, मुझे याद तो कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला याद था तो मैंने कार्य का लिखा, नीचे मैंने Q का निकाला, उसके बाद Q का निकालने के लिए वो I = Q/T से मैंने IT करके निकाला था, फिर सॉल्व करा तो मेरा आ गया था ये वाला। शायद 2 या 3 विमीय सूत्र थे। और हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का शायद प्रश्न था, लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों का मिला के देखूँ तो 10 न्यूमेरिकल थे, और एक प्रश्न सच बता रहा हूँ फिजिक्स का था या केमिस्ट्री का था, बहुत बड़ा प्रश्न दिया था उन्होंने, उसको सबसे पहले नंबर पे आ गया। मैंने कहा कि मैं देख ही नहीं रहा, मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कहा कि यार इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सबसे, और मैंने पता है सबसे आखिरी उसी को लगाया, इतना बड़ा था, हालांकि पढ़ा था समझा, उसके बाद ही अपन ने तुक्का लगाया उस वाले क्वेश्चन में, बहुत लेंदी क्वेश्चन था वो वाला, यदि उसको देख के कोई परेशान हो जाए तो पेपर ही खत्म हो जाता। पहला वाला फंसा था मेरे में, तो वो उसमें 4 वेरिएबल दिए हुए थे, फिजिक्स का था वो, तो पता नहीं कैसा कोई क्वेश्चन था। फिजिक्स का लेवल अच्छा था, केमिस्ट्री में पैरियोडिक टेबल से बहुत सारे आए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत सारे प्रश्न आए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। विद्युत और चुंबकत्व, चुंबक वाले से भी प्रश्न आए थे। एक प्रश्न याद आ गया मुझे फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, कि 2 समांतर एक तार ले ली हमने, उनमें समांतर दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनके बीच में जो एक आकर्षण होगा, वो आकर्षण किस वजह से होगा, विद्युत बल की वजह से, चुंबकीय बल की वजह से, उनके बीच उत्पन्न हो रहा है विभवांतर की वजह से। एक और ऑप्शन था, ये वाला क्वेश्चन आया था एक, अच्छा था लेकिन मतलब समझने वाला। और आपको बता रहा हूँ एक आया था धारिता का आया था, इसमें यदि आपको धारिता का फॉर्मूला याद हो तो आप संधारित्र का आया था, वो समांतर श्रेणी में कुछ संधारित्र जोड़े हुए थे, 4 तो डायग्राम में बता दिए थे, बाकी के बोले शायद ये 10 तक जा रहे थे, तो मैंने पहली बार तो करा नहीं हुआ, सेकंड टाइम करा तो मेरा 1.67 के समथिंग, मतलब 1 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था, तो मैंने लगा दिया पूरा, तो मैंने सॉल्व नहीं करा, 1 पॉइंट कुछ मुझे दिख गया था, पता नहीं सही है नहीं, लेकिन जहाँ तक सही हो सकता है वो वाला। और हम यूनिट 13 में बात करें, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम आया था, याद आ गया कि किस चीज़ में संबंध बताता है, हीट के संबंध में प्रश्न आया था। न्यूमेरिकल तो जो 10-12 के समथिंग आए थे वो मुझे याद नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। यदि आप, मैंने देखिए आपको बता दूं, मैंने 11वीं-12वीं की NCERT जो फिजिक्स केमिस्ट्री हैं 11वीं-12वीं की करी, युगबोध या प्रबोध की, जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी कि आप युगबोध प्रबोध से कर लो, वो मेरे पास थी जब मैंने 12वीं क्लास करी हुई थी, तो उन्हीं को मैंने अध्ययन किया हुआ था, बहुत डीप पे जाके तो नहीं, लेकिन हर कंसेप्ट को वहाँ से कवर किया हुआ था। ये हो गया। और इसमें से क्या आया था मैं आपको बताता हूँ, चुंबक वाला बता दिया, वो आया था, चुंबक वाला भी प्रश्न था। प्रकाश, हाँ यूनिट नंबर 14 से भी प्रश्न था, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन का कुछ था, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा वो वाला। और एक तो बहुत इजी क्वेश्चन भी आ गया था कि ध्वनि तरंगों को कौन सी तरंग कहते हैं, एक ये भी आ गया था। और एक और आ गया था कि
कौन सी तरंगें संपीड़न विरलन के रूप में चलती हैं? क्वेश्चन ऑप्शन अलग था, ये ऑप्शन में दिया होता, संपीड़न विरलन था, सरंगगर्त, मतलब वही जो भी आप इंग्लिश में बोलो उसको, संपीड़न को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन एंड कुछ बोलते हैं, शायद याद नहीं आ रहा। प्रकाश एवं ध्वनि से भी प्रश्न थे, यदि आपने एनसीईआरटी करी तो इसमें आप अच्छा कर पाओगे, लेकिन न्यूमेरिकल का मैं कह नहीं सकता। कौड़ीय वेग, कौड़ी संवेग का भी प्रश्न मुझे देखने को मिला। एक आया था वो यूनिट 14 का था, याद नहीं है क्वेश्चन क्या था, लेकिन न्यूमेरिकल ही आया था। उसमें ऐसा बोला था कि एक मीटर की वस्तु है, 5 या 10 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, एक पिन होल है, उस चीज़ का ही नाम नहीं आ रहा मुझे याद कि किस चीज़ का बोला था। हम पढ़ते हैं ना वो, जब उसको चीज़ को अपन देखते हैं तो अपन को उस तरफ वाली आकृति घुमाव में भी हो तब भी वो दिख जाती। पिन होल किस में होता है आप बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। बड़ा सा न्यूमेरिकल था तो वो तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो वो तो तुक्का लगाया था उसमें, वो अच्छा न्यूमेरिकल था। और भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, शायद लेंस, इसका मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, अर्धचालक से भी प्रश्न आए हुए थे, कुछ अर्धचालक के थे, और आइंस्टीन का विद्युत प्रकाश समीकरण आया था शायद, कि द्रव्यमान तुल्यता वाला समीकरण आया था, बहुत इजी था वो तो वो E बराबर mc² वाला, वो तो इजी था, वो तो बन जाता। प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी शायद आया था, और पी टाइप एन टाइप का भी प्रश्न था, पी टाइप और एन टाइप का भी प्रश्न था, और डायोड का भी था। जेनर डायोड जो वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है ना, शायद ऑप्शन में ये था, तो वो वाला भी एक आया हुआ था, तो ये मेरा सही गया था। और मतलब एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई है तो हेल्प करी उसने, लेकिन एनसीईआरटी कौन सी, ये वाली एनसीईआरटी शायद कम हेल्प करे। जो युगबोध प्रबोध वाली मैंने पढ़ी हुई थी तो उन्होंने मुझे हेल्प करा, क्योंकि उसमें आईआईटी लेवल के भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए थे, तो उसने हेल्प कर दी, क्योंकि उसमें आईआईटी या सेट मैट के, सॉरी सेट नहीं, आईआईटी नीट के भी जो क्वेश्चंस होते थे वो दिए हुए थे, तो कुछ हेल्प हुई वहाँ से भी। एनसीईआरटी से भी करा है तब भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको बहुत एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है हिंदी माध्यम में, बस ये प्रॉब्लम है। रसायन के भी प्रश्न आए, रसायन में पैरियोडिक टेबल के बहुत सारे प्रश्न आए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे शायद 2 या 3 प्रश्न आए थे, हमें देखने को मिले थे। और यूनिट 16 की बात करें तो इसका मुझे याद नहीं आ रहा, आया था यहाँ से शायद एंथैल्पी का था या आंतरिक ऊर्जा, न्यूमेरिकल टाइप का था या जो भी था एक प्रश्न था। आदर्श गैस और वास्तविक गैसों का एक प्रश्न था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ये मेमोरी बेस है, पूरा तो नहीं बताया जा सकता। यूनिट नंबर 17 में ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रश्न आए हुए थे, अफवाहों पे जो आधारित आप कर पाते हो वो वाले आए थे। शायद कॉपर का आया हुआ था, उसमें वो 3D9 या 3D10 वाला कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो वाला तो थोड़ा सा वो ट्रिकी था मुझे लगा, लेकिन किसी ने डीप में पढ़ा हुआ हो उस पर, वो अपवाद टाइप का क्वेश्चन था वो वाला। नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ ना, जिंक से पहले क्या आता है 29, शायद कॉपर ही आता है, अभी भूल रहा हूँ मैंने ट्रिक से याद करा था, साइंस टीचर विनीता कुमारी ऐसे करके याद करा था, तो मुझे पूरा याद था ये। अब देखो भाई, इसमें से मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके जाइएगा, सहायता मिल सकती है। अब हम कह नहीं सकते कि आपकी शिफ्ट में इस पैटर्न में कितना बदलाव होता है। यूनिट 18 की हम बात करें, बिलियन का प्रश्न था, एक था अमलगम वाला प्रश्न आ गया था। अमलगम में विलेय और विलायक की शायद बात करी थी उन्होंने, कि पारे में सोडियम को मिला रहे हैं तो विलेय और विलायक का सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, एक था। और अम्ल क्षार का याद नहीं है मुझे। साम्य अवस्था जो रेट ऑफ रिएक्शंस थे उसके क्वेश्चंस थे, लेकिन वो समझ ही नहीं है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन पे आधारित थे, लेकिन उनका अध्ययन मैंने नहीं करा था, वो मिली नहीं थी मुझे, तो वो शायद क्वेश्चंस अलग थे, तो वो बन नहीं पाया शायद। हाइड बहुलक का एक प्रश्न आया था कि कौन सा बहुलक नहीं है, ऐसे करके आया हुआ था, कौन सा संघनन बहुलक नहीं है, ऐसा आया था। तो शायद ये जहाँ तक सही गया हुआ है। ऑप्शन में अच्छे ऑप्शन थे, टेफ्लॉन था ऑप्शन में, ये तो हमें पता है कि भाई ये तो आपका योगात्मक में आता है टेफ्लॉन। और पीवीसी था, ये भी अपने उसमें पॉलिएस्टर था, एक नियोप्रोटीन पता नहीं ऐसा नाम था अजीब सा, तो ये भी था, तो इसका भी हो गया था। पर्यावरण का एक क्वेश्चन आया था भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसमें तो उन्होंने समुद्र संरक्षण पे आधारित कोई सी संधि का प्रश्न था, लेकिन समझ पे आधारित था, कंसेप्ट पेडागोजी टाइप का था, लेकिन वो वाला क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा स्कोर कितना रहा, मेरा स्कोर
बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन ठीक है जितना मैंने मेहनत करी। 69 स्कोर मेरा रहा है। शायद लैब में मैंने अन्य अभ्यर्थियों से पूछा तो एक के हाईएस्ट मेरी वाली लैब में, सेंटर पे नहीं, मेरी वाली लैब में 68 मैंने सुना। और एक दोस्त थी, शायद एक दिन पहले बात हुई थी, अपने शायद अर्जुन ग्रुप में जुड़ा हुआ अभ्यर्थी था, उसने 73 की 72 मार्क्स बताया। और शायद उन्होंने शायद आईआईटी या जेई की शायद तैयारी करी थी या नीट की करी हुई थी बहुत पहले। उन्होंने एलन का, सोचो, उन्होंने एलन का कंटेंट पढ़ा हुआ था। बोलते हैं अमित भैया मैंने एलन का, शायद एलन का या आईआईटी जेई लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी। उन्होंने बोले कि मैंने जिस लेवल पे पढ़ा उस लेवल पे मुझे पेपर अच्छा लगा, उन्होंने ये बोला। उनका शायद 72 या 73 था। और हम 3 दोस्त थे, शायद एक का तो परसों है, मेरे 69 है, एक और है बीरेंद्र हमारा दोस्त ही है, उसका 60 स्कोर रहा उसका। उसने भी मेहनत करी, लेकिन उसके साथ ये थी भाई की शादी आ गई थी बीच में, तो वो पढ़ नहीं पाया। हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में रोज़ 2-2, 3-3 घंटे पढ़ता था वो। लगभग हम 5 बजे से 7, साढ़े 7 तक कॉन्फ्रेंस करते थे, एनसीईआरटी सामने रख ली, एक दूसरे को पढ़ाया करते थे। इससे भी हेल्प मिली। तो ये चीज़ हो गई, मैंने आइडिया बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का हमने, सच बता रहे हैं, 11वीं 12वीं की हमने 2 से 3 बार करी, कम से कम 3 बार हमारी हो गई थी। एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से हमने करी थी, वो उसने हेल्प करी। मिसलिनियस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया था, टफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी भी हमने करी हुई थी, उसने भी हमें सहायता करी। और 9वीं 10वीं की तो मैंने आर.डी. शर्मा, शायद आर.डी. शर्मा कर ली, आर.डी. शर्मा तो नहीं, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैंने बोला था कि हेल्प करेगी, तो मैंने कर ली थी। 11वीं 12वीं में कुछ चैप्टर्स में मैं आर.डी. शर्मा नहीं कर पाया था, टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, मैं जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था। मेरा टाइम शेड्यूल था, सुबह 4 बजे मैं उठता था, 4 से लगभग 8, साढ़े 8 तक का एक स्लॉट मारता था मैं, आधे घंटे जो भी अपन तैयार होने में जाता था, 3-4 घंटे का एक स्लॉट ये रहता था मेरा। मतलब 7-8 घंटे के समथिंग मैं निकाल रहा था जॉब के साथ में। और साथ ही आपके लिए वीडियो तो मेरी आ ही रही थी, 7-8 दिन से मैंने बंद कर दी थी। मतलब मैंने जिन परिस्थितियों में टाइम को मैनेज करा, मैंने पढ़ा, ठीक है, सिलेक्शन हो नहीं हो मुझे नहीं पता, मैं जितनी क्षमताएं थी, जितना टाइम निकाल सकता था, मैंने अपनी पूरी क्षमताएं लगाईं। स्कोर 69 आपके सामने है, जो भी रहा, सिलेक्शन हो अथवा ना हो, लेकिन मैंने प्रयास करा, मुझे उसकी संतुष्टि है, खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयास करना चाहिए, ये मेरी तैयारी है, शायद मुझे केबीएस में सहायता कर दे, डीएसएसबी में काम आ जाए। मैं हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव में लेके चलता हूँ कि मैं 4 महीने में लड़ा, मैंने फाइटिंग करी, और वो फाइटिंग शायद आने वाले समय में कहीं तो उपयोगी होगी, शायद आपके लिए उपयोगी हो जाए आने वाले भविष्य में। आपको पढ़ाने लगूँ, यदि कुछ चीज़ों को और भी अच्छे स्तर पे जाके तैयार कर लूँ तो की जा सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी है, सिलेक्शन अब मेरे हाथ में नहीं है। और अधिकतर स्कोर क्या रहा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिल रहा होगा, 40 से 50 के बीच में बहुत सारे मैक्सिमम अभ्यर्थी हमें 40 से 50 के बीच में ही देखने को मिले हैं। 50 से 60 के बीच में जो ग्राफ था कम गया, 60 से 70 के बीच में और कम गया, 70 से 80 के बीच में ये आप 0.2-0.3% मान के चलो, 70 से 80 के बीच में बहुत ही कम थे, रेयर अभ्यर्थी ही जा पाए हैं, बहुत ही कम अभ्यर्थी हमें देखने को मिले। तो बस सलाह ये है, वीडियो आशा करता हूँ आप 2x में देख रहे हो, आप अपना समय बचा रहे हो। एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले करके जाना है, रिवीजन करके जाना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, लगभग 10 क्वेश्चंस आप मानो सच में टफ लेवल के थे, हम उन्हें आसान नहीं कहेंगे। 10 क्वेश्चन मैथ में टफ थे, लगभग 10 क्वेश्चंस आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस थे जो बनने नहीं थे। बहुत ही किसी ने बहुत हाई लेवल पे जाके अध्ययन किया हुआ हो तो वो क्वेश्चंस बनते। तो 20 क्वेश्चंस का जो स्तर था ना, वो बहुत ही हाई लेवल था। लेकिन हम बात करें 30 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस, आपके 30 क्वेश्चंस ईजी थे, कुछ लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं मॉडरेट थे, और बाकी के आपके फिर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में आ गए। तो डिफ़िकल्ट का मैंने आपको बता दिया। पेपर का लेवल संतुलित किया गया है, अच्छा पेपर आ रहा है, न्यूमेरिकल भी पूछ रहे हैं। अब किस शिफ्ट में डिफ़िकल्टी लेवल को कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं, ये नहीं कि मैंने रिव्यू दे दिया केवल आप वही देखोगे, नहीं, आप अपनी रणनीति भी शामिल करके चलोगे, आपको उस हिसाब से तैयार करना है। मैंने आपको सहायता करी, शायद मुझे आने वाले समय में इस चीज़ का नुकसान हो, लेकिन कम से कम किसी को तो इसका फ़ायदा होगा, लाखों हज़ारों अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा।
जो चीज़ें थी मैंने आपके सामने रखी। अब जो होना होगा मैंने मदद करी, शायद आने वाले समय में ईश्वर अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी भी मदद करता रहे। मेरी मेहनत यहाँ की कहीं रंग लाए, यहीं रंग ला दे। नॉर्मलाइजेशन होना है, पेपर का लेवल भी अच्छा था। पेपर के लेवल को मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में रखूँगा। ईजी में तो मैं किसी भी हाल में नहीं रख सकता, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आपसे बनने ही नहीं थे, आप कितना भी दिमाग लगा लो। ऐसे क्वेश्चंस 20 से 25 के समथिंग आपको देखने को मिले। बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो आप पहली बार में कर दोगे। एनसीईआरटी आपने करी, एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट पढ़ा है, मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हम करके आए हैं। ऐसी भी फीलिंग्स आपको आएंगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि मेरा रिव्यू आपको पसंद आया। मैंने जो चीज़ें बताई, जो बता सकता था वो आपको मैंने बताया। पेपर देने का बस एक मंत्र बताऊँगा, शांत मन से देना। मुझसे जो प्रश्न नहीं बन रहे थे, बिना झिझक के, बिना चिंता के छोड़ रहा था। मुझे पता है कि आखिरी में समय बचा लूँगा मैं, और मैंने बचाया। वो चीज़ रणनीति अपनाना, फाइटर नहीं बनना, समझदार फाइटर बनना है। नहीं बने छोड़ो, लग रहा है कि यार मैं करूँगा, शायद आंसर आ सकता है। मैथ में कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी आए थे। एक परसेंटेज वाले शायद 2 क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे हमें। हाँ, 2 क्वेश्चंस थे, अब याद आया, 2 क्वेश्चंस थे परसेंटेज वाले शायद। और नंबर सिस्टम के भी थे क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे। परसेंटेज के अभी याद आ गया, अर्थमेटिक का ये वाला पार्ट भी दे दिया था उन्होंने, 2 क्वेश्चंस थे। लेकिन ये तो आपने पढ़ा ही होगा पहले, 2 साल से आप तैयारी कर रहे तो बन गए थे, वो दोनों बन गए थे रेशो मेथड से। जहाँ तक मेरे दोनों हो गए थे कम टाइम में। ईजी क्वेश्चंस कह सकते हैं उनको तो हम। और क्या था आपका, ये सारी चीज़ें मैंने करी, जितना संभव हो पाया उतना मैंने प्रयास किया। और वहाँ पे एक अनुभव अच्छा रहा, काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझे देखने को मिले जो मुझे पहचानते थे। बहुत ही हम्बली, बहुत ही विनम्रता के साथ वो लोग मिले, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऑफलाइन में जो मिलने का आनंद रहता है वो एक अलग ही रहता है। तो बहुत प्रसन्नता हुई उनके साथ मिलके। परिणाम आने वाले समय में जो भी हो, हमने सब ने मेहनत करी, और हम कम से कम हम लड़ने के काबिल बने। हम फाइट हमने करी, हमने अपनी क्षमताओं को विकसित किया, हमने मेहनत करी। हमारी मेहनत रंग लाएगी, नहीं तो हमारी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी, बस इतना जानता हूँ मैं। तो शुभकामनाएं आपको कि आपका पेपर अच्छा जाए। एनसीईआरटी लेवल को करना है, ना फिजिक्स को छोड़ना है, ना ही केमिस्ट्री को छोड़ना है। अच्छा पेपर आ रहा है, मेंटेन किया हुआ है, आपने अध्ययन किया है एनसीईआरटी लेवल का, अच्छे से समझ के, रट्टाफिकेशन की बात नहीं कर रहा, समझ के किया है। तो आपको पेपर, कुछ अभ्यर्थी पेपर को आसान कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं बहुत टफ, लेकिन पेपर एक संतुलित किया हुआ था। आपने मेहनत करी हुई है तो आप नंबर खींचोगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने अच्छा भी किया, काफ़ी अभ्यर्थियों ने मेहनत करने के बाद भी स्कोर कमाया। कारण मैंने आपको बताया कि जो बन रहा है उसको करो, जो नहीं बन रहा छोड़ दो। हाँ, मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे, 1-2 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे खासे थे, घुमा रहे थे वो काफ़ी, तो उनमें टाइम लग रहा था। लेकिन आप उनमें 2-3 मिनट के समथिंग दे दो अपना समय बचा के, तो उनका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन में मैं फंसा था जिनका आंसर मुझे पता था आ सकता है। मैं बाय ऑप्शन जाऊं या कोई सा दूसरा तरीका अपनाऊं, या कुछ वैल्यूज़ अंडर रूट में फंस रही थी मेंसुरेशन में शायद, तो उनमें टाइम लगा। कुछ 1-2-3 क्वेश्चन शायद ऐसे थे अप्रोक्सीमेशन में उनका आंसर दिया होता, एग्जैक्ट नहीं दिया होता। यानी रूट से भी आप निकाल रहे हो ना, तो आपको अनुमानित रूप से उसको निकालना पड़ेगा रूट से। ऐसा क्वेश्चन भी था। शुभकामनाएं, पेपर अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा आ रहा है। मॉडरेट इजी क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले, हमें मॉडरेट भी देखने को मिले, हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिले। आपने मेहनत करी है, अच्छा जाएगा। बस एक चीज़ है, पेपर को एक मूल मंत्र है। मैंने पेपर देने से पहले 2 मिनट के लिए आँख बंद करी। मैं हमेशा करता हूँ, मैंने कहा कि मैं पेपर दे रहा हूँ, जितना मुझसे हो जाएगा उतना करूँगा, स्कोर मेरा जो भी रहे। मैं मेहनत कर सकता था, मैंने मेहनत करी। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपने आप से क्या कही, मैंने कहा कि वो आप करके देखना, सच बता रहा हूँ, उसका फ़ायदा मिलेगा। कि जो प्रश्न मुझसे बनेंगे उनको छोड़ना है। और मैंने ऐसी कल्पना करी कि मैं अपने मस्तिष्क के जो सारे तार हैं उनको एक दूसरे से जोड़ रहा हूँ, ताकि मेरा दिमाग 100% रूप से सतर्क रहे। मैं किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लूँ, भले ही वो आसान प्रश्न हो। अधिकतर बच्चों ने ना आज के पेपर में करी हैं सिली मिस्टेक्स। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यही बोला कि सिली मिस्टेक्स हमसे हो गई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और सिली मिस्टेक्स आपको पता है कहाँ होती हैं, सरल में होती हैं, कठिन में तो कभी सिली मिस्टेक्स होती नहीं। ईजी में होती हैं या फिर
मॉडरेट वाले में सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि नहीं बन रहा, छोड़ो, आखिरी में देखेंगे, आखिरी में लड़ेंगे। कम से कम 60 प्रश्न तो हमसे सटीकता से बन जाएं, और 60 नंबर भी अपने आप में यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करा अच्छा स्कोर रहा। यदि कोई अभ्यर्थी 60 के आसपास भी है तो बहुत ही पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो भी डाउट हो कमेंट करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।